पति पत्नी को अलग करने में नहीं है। अगर व्हेन यू हैव अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो जॉइंट हो सके तो उसके लिए भी कोशिश करना चाहिए। ये आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं सभी एडवोकेट्स को बताना चाहूँगी। अपने क्लाइंट को अपन न्याय दिला सकते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी बात हमारे लिए हो नहीं सकती। बाकी हमारा प्रोफेशन तो ब्लैक एंड वाइट है, आपको मालूम है। तो कोई अगर एडवोकेट कहता है कि नहीं मैं सिर्फ सच्चाई के बेस पे लड़ता हूँ तो मैं भी इसको नहीं मानूंगी, क्योंकि कभी कभी हमको झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ नवरात्रि स्पेशल सीरीज, जिसका नाम है 9 रात्रि 9 नारी 9 कहानियाँ। आज का हमारा कलर है ग्रे, जो डिनोट करता है फियरलेसनेस को। तो इसीलिए हमारे साथ है एडवोकेट सुजाता जी। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। मैम, आपने कब सोचा था कि आपको लॉयर बनना है और आपकी ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? एक्चुअली आफ्टर ग्रेजुएशन ही मुझे लग रहा था कि मुझे एलएलबी करना चाहिए, बट क्योंकि मैं भंडारा से बिलोंग करती थी और पापा नहीं चाहते थे कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जाके पढूं, और हम तीन बहनें एक भाई, तो एजुकेशनल का एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होता था तब। तो फिर मैंने वही रह के बीएड और फिर एमए इंग्लिश एंड ज्योग्राफी में किया, और वो इच्छा मेरी वह शादी के पहले अधूरी रह गई थी। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई और मैंने ऐसे ही मेरे हस्बैंड को बोल के दिखाया कि मेरी एलएलबी करने की भी बहुत इच्छा थी, और क्योंकि वो एक टीचर है इसलिए एजुकेशन के बारे में उनको काफ़ी इंटरेस्ट है, लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तब नहीं किया होगा पर अब कर, मैं तुझे फुल सपोर्ट करूँगा। और उसके बाद तब मैं एक्चुअली एक स्कूल में एज अ वाइस प्रिंसिपल करके काम भी कर रही थी, और वैसे ही कंटिन्यू स्कूल करते ट्यूशन करते ही मैंने एलएलबी भी किया। तब मेरे ख्याल से वो पहला साल था सीईटी का। एक इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी वीक होने की वजह से एक साल हम एडमिशन नहीं कर पाए, जबकि सिर्फ 3 या 3,500 ही उसकी फ़ीस थी, बट वो भी हम अफोर्ड नहीं कर पाए। और फिर नेक्स्ट ईयर जब सोचा कि फाइनली नहीं अभी करना ही है, तब सीईटी शुरू हो गई। और ऐसे करते करते राउंड खेलते आखिर में मेरा सीईटी में गवर्नमेंट कॉलेज से मैं सीईटी किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज से, नागपुर से। और इस तरह से मेरा एलएलबी में एडमिशन हुआ, सभी सेमेस्टर क्लियर किए और आज आपके आगे हूँ। कोर्ट में कोई केस लड़ते वक्त आपको कुछ याद होगा, मतलब आपका फेवरेट केस कौन सा है वो बता दीजिए हमें थोड़ा। ज़्यादातर मेरे पास फैमिली मैटर है, ऐसे क्रिमिनल, लैंड एक्विजिशंस, सिविल क्रिमिनल सभी मैटर करती हूँ। और आउट ऑफ स्टेशन मैटर भी मेरे पास है, एक 4 जिले के मैटर्स में करती हूँ, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर और भंडारा। तो चारों जिलों में मेरे मैटर्स चलते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैटर्स तो मुझे फैमिली मैटर ही लगते हैं, क्योंकि लगता है कि आजकल इतने डाइवोर्स के प्रमाण बढ़ गया है। तो ये कुछ जो मेंटेलिटी आजकल के लड़कियों में बनी है, जैसे हम हमारे ज़माने में और अभी तक भी कुछ बातें सह लेते हैं घरगुती, नहीं क्या, झगड़े वगैरह, लेकिन आजकल के लड़कियां तू मैं तो बढ़ ही गया है, और किसी का हूँ सुनना भी उनको पसंद नहीं है। तो ये भी एक लगता है कि लड़कियों की मेंटेलिटी चेंज करने में हम अगर सफल हो पाए तो बहुत अच्छा होगा, और इसलिए ज़्यादातर प्रेफरेंस मैं फैमिली कोर्ट में देती हूँ। और वही उनके लड़ाई झगड़े, इंटरेस्टिंग तो सभी मैटर है मेरे पास, लेकिन एक मैटर था जिसमें हमको बहुत कन्विंस करना पड़ा। एक्चुअली डाइवोर्स पिटिशन डालते हुए भी हमने दोनों को एक किया, और आज वो पुणे में बड़ी हंसी खुशी से ज़िंदगी कर रहे हैं। तो एक एडवोकेट का ये भी रोल अच्छा होना चाहिए कि सिर्फ दोनों को अलग करने में नहीं, पति पत्नी को अलग करने में नहीं, अगर व्हेन यू हैव अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो जॉइंट हो सके तो उसके लिए भी कोशिश करना चाहिए। ये आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं सभी एडवोकेट्स को बताना चाहूँगी। और मैम, आपके हिसाब से नारी शक्ति का असली अर्थ क्या है? नारी तो अपने आप में ही एक शक्ति है। वैसे तो सब कहते हैं दुर्गा देवी के 9 रूप है और अलग अलग रूप में वो कभी ये करती है, पर एक औरत में अपने आप एक शक्ति होती है। शायद वो शक्ति किसी इसमें भगवान ने डाली नहीं है, अगर आप लोग भगवान को मानते हैं तो। और दूसरी एक बात है कि जब अगर उसका साथीदार या फिर हस्बैंड बोलो, भाई बोलो, फादर बोलो, अगर उनको अच्छे से कोऑपरेट करता है तो उसे ऊंचाई की बुलंद तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी नारी शक्तिशाली होती है। और मैम, ऐसा बोलते हैं ना कि हर मर्द के पीछे एक नारी होती है, तो एक नारी के पीछे कौन होता है? आपके पीछे कौन था? बिल्कुल, ये बात तो मैं बिल्कुल एक साफ शब्दों में कहूँगी कि कहते हैं कि एक
औरत के सक्सेस के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर एक औरत सक्सेस होती है तो उसके पीछे भी मर्द का उतना ही बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी हालात से सामना कर सकती है। और मैम आपका शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होता होगा, तो आप घर की चीज़ें एंड वो सारी चीज़ें आपके करियर की वो कैसे मैनेज करते हो? मैंने जब तो आदत हो गई है, स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ़ जाती है, बच्चे जब छोटे रहते हैं उनके टिफ़िन बनाओ, हस्बैंड के टिफ़िन बनाओ। एक्चुअली हस्बैंड को पकड़ के एक्चुअली 3 बच्चे हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ करके ही घर से बाहर निकलना पड़ता है, बाकी कोई घर में सपोर्ट नहीं रहता है दूसरा, एक अपने वर्क शेड्यूल को डिवाइड करने के लिए। तो इसलिए बच्चों का, हस्बैंड का सब काम निपटा कर ही हमको कोर्ट जाती हूँ। इससे भी बिजी शेड्यूल तो मेरा पहले के 8-10 साल रहा है, क्योंकि तब मैं ट्यूशन्स लेती थी, स्कूल में भी पढ़ाती थी, और इतना करके फिर मैंने एलएलबी भी कंटिन्यू किया। तो मतलब समझ लीजिए 1 घंटा भी मेरे लिए खुद के लिए रहता नहीं था। रात में 12 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना, ये मेरा 8 साल का शेड्यूल रहा है। तो बहुत ही स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अभी भी वो पल अगर याद करे तो आंखों में पानी आता है, इतना स्ट्रगल मैंने किया है। मैम जब आप कोई केस जीतते हो और किसी को जस्टिस दिलाते हो तब वो फील कैसा होता है? वो फील तो ऐसा होता है जैसे कि वर्ल्ड मैच में, है ना, वर्ल्ड कप जीत गए हो इंडिया, बस वैसा ही फीलिंग हमारे इसमें भी होता है कि किसी अपने क्लाइंट को अपन न्याय दिला सकते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात हमारे लिए हो नहीं सकती। क्योंकि हर एक एडवोकेट इसी बात के लिए हमेशा कोशिशमंद रहता है कि वो अपना हर क्लाइंट को जस्टिस दिला सके, न्याय दिला सके, और यही कोशिश हमारी रहती है। तो अभी तक तो मेरा ये मानना है कि एडवोकेट्स ने कभी भी मैटर्स को लेंदी नहीं लेके जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके, अपने क्लाइंट्स ऑलरेडी परेशान होते हैं और परेशान रहे हुए क्लाइंट्स ही अपने पास आते हैं ज़्यादातर। कोई हंसते हुए तो कभी नहीं आता है, हमेशा रोते हुए आते हैं। तो इसलिए उनको जितना जल्दी हो सके उतना अगर हम न्याय दिला सकते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी बात अपने लिए कोई और नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा होता है ना कि बहुत पावरफुल लोग होते हैं, तो उनके खिलाफ लड़ने में आपको कभी डर लगा है या फिर आपको कोई थ्रेट्स आए हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बाय बर्थ ही बोलिए, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, और मुझे कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो कुछ भी कैपेसिटी है, वो मैं रिप्रेजेंट करने में कई बार भी नहीं डरती हूँ। यहाँ तक कि एज अ जूनियर करके जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैंने वो हाई कोर्ट से ही शुरू की थी, और आज ये कंडीशन है कि आज मैं किसी भी कोर्ट के आगे खड़ी रहकर अपना आर्गूमेंट कर सकती हूँ। इतनी कैपेसिटी मैंने अपने अंदर बना ली है। और मैम आपके पूरे जर्नी में आपको अब तक कोई थ्रेट्स आए हैं? नहीं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो अभी तक कुछ नहीं आए हैं। हमेशा अच्छे कमेंट्स ही मिले हैं कि, और जब ऑफिस देखते हैं, मेरा वर्क देखते हैं, तो सब यही कहते हैं कि इतने स्ट्रगल से आप इतने आगे बढ़े हो, मेहनत करे हो। यहाँ तक कि मेरे सीनियर्स का भी ये कहना है कि नहीं मैम बहुत हार्ड वर्किंग है, और जो काम हाथ में लेती है उसे पूरा ही करती है। तो ये पहचान आज मैंने बनाई है। मैम आपके हिसाब से एक लॉयर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ ज़रूरी है? एक लॉयर बनने के लिए आपको सोशल होना, पॉलिटिक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों फैक्टर्स जो है वो एडवोकेट्स के प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ मैटर्स ऐसे आते हैं जिसमें हमको पॉलिटिकल व्यू से भी सोचना पड़ता है, और कुछ ऐसे मैटर्स आते हैं जिनको हम सोशली भी सोचना पड़ता है। एक्चुअली एडवोकेट इज़ अ सोशल इंजीनियर, इसीलिए कहा जाता है कि उनको सभी फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पॉलिटिशियन इसमें भी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब को वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी काबिलियत देख के और मेरा परफॉर्मेंस देख के वंचित बहुजन आघाड़ी के नेशनल कमेटी का मेंबर एज अ मेंबर करके मुझे चुना, और आज पूरे 6 जिलों का कारभार जो है वंचित बहुजन आघाड़ी का वो मेरी तरफ ही है। तो ये यहाँ तक की जर्नी मेरे राजकीय जीवन में बोलो या सोशल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रही है, और ये 2 फैक्टर्स तो एडवोकेट्स में होना बहुत ज़रूरी है। और मैम जो लोग अभी एडवोकेट बनना चाहते हैं उनके लिए आपके लिए कुछ क्विक टिप्स या कोई मैसेज? बिल्कुल, आजकल यंग जनरेशन में सबसे ज़्यादा, हमारे ज़माने में जब एलएलबी करते थे, क्या एलएलबी कर रही है, तब कोई ज़्यादा क्रेज़ नहीं था एलएलबी का। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि मैक्सिमम यंग जनरेशन में ये इस बात का क्रेज़ हो गया है कि नहीं मुझे एलएलबी करना है। और
अगर आपको एलएलबी करना है तो आज के यंग जनरेशन के लिए मेरा ये कहना है कि अगर आपको सही में लॉयर बनना है और फिक्स कर चुके हो कि मुझे फ्यूचर में एक अच्छा लॉयर बनना है, तो उस डिसीजन को डिनाई ना करते हुए आप तुरंत एडमिशन करें। क्योंकि अगर एज रही तो आप जज भी बन सकते हो, अच्छे अच्छे जजेस के एग्ज़ाम, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक जा सकते हो। तो क्योंकि ये बात मेरे साथ हुई है, इसलिए क्योंकि मैंने लेट किया एलएलबी, तो इसकी वजह से मेरा एज बार निकल गया है जज बनने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कम एज में अगर तुम अपने एलएलबी आफ्टर ग्रेजुएशन तुरंत अगर कर लिया तो आपको जज बनने के लिए काफ़ी 3-4 साल आपके हाथ में रहते हैं और आप एक अच्छा अपना लाइफ सेटल कर सकते हैं। तो मैम जज बनने के लिए क्या क्राइटेरियाज रहते हैं और क्या एज रहती है मतलब? एक 38 ईयर्स उसका लिमिट है। 38 ईयर्स तक आप जेएमएफसी के एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर पूरे सेमेस्टर बिना बैकअप के तुम ये करे हो, पास करे हो, तो तुम तुरंत एग्ज़ाम दे सकते हो। अदरवाइज़ 3 ईयर का एक्सपीरियंस के बाद ही तुम जज के एग्ज़ाम दे सकते हो। काफ़ी बार होता है कि लोग सच्चाई नहीं बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर देते हैं, सब कुछ ये कर देते हैं, तो आपको उन लोगों को क्या बोलना है? मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि हमको कई कुछ केसेस में एलिगेशंस भी लगाने पड़ते हैं और कुछ केसेस में सच्चाई के साथ भी जाना पड़ता है। तो इससे डिपेंड अपॉन द मैटर कि उस मैटर के फैक्ट्स क्या है। पर सच्चाई से रिलेटेड तो हमने हमेशा रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें बहुत कम ही झूठ का सहारा लेना चाहिए, तभी हमारे मन को भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि नहीं, एक सच बोलकर मैंने ये मैटर अच्छे से किया है और जीता भी है। तो एक अलग सेटिस्फेक्शन अपने आप को मिलता है। तो मैम ऐसे सिचुएशन में आप सच्चाई को चुनोगे या फिर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए वो वाली चीज़ को चूज़ करोगे? नहीं, मैं तो सबसे पहले सच्चाई को ही रेफ़र करूँगी। बट उस मतलब उस झूठ के वजह से किसी का भला हो रहा है तो आप वो करोगे? नहीं, वो झूठ अगर किसी का भला करे और उस झूठ से किसी और को नुकसान ना पहुँचे, तो वो झूठ बोलने में कोई हरकत नहीं है, उस मैटर के लिमिट तक। बाकी तो हम कोशिश यही करेंगे कि सच्चाई के बेस पर ही कर पाए। बाकी हमारा प्रोफेशन तो ब्लैक एंड वाइट है, आपको मालूम है। तो कोई अगर एडवोकेट कहता है कि नहीं मैं सिर्फ सच्चाई के बेस पे लड़ता हूँ, तो मैं भी इसको नहीं मानूंगी, क्योंकि कभी कभी हमको झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच।